आसाराम बापू के खिलाफ बंधक बनाकर यौन शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। दिल्ली के कमला नगर मार्केट थाने में नाबालिग लड़की ने दर्ज कराया मामला। 84 कोसी यात्रा पर विश्व हिंदू परिषद और यूपी सरकार आमने सामने। अशोक सिंघल ने कहा, यात्रा रोकी तो खैर नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा, सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं। चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी में बवाल बढ़ा। दिल्ली चुनाव सेल के संयोजक पद से सुधांशु मित्तल का इस्तीफा। दिल्ली में कारोबारी के मर्डर की गुत्थी सुलझी। पुलिस का दावा, कारोबारी के रिश्तेदार ने करवाई हत्या। समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारे अब तक पकड़ से बाहर। अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले दाभोलकर को कल मारी गई थी गोली। और हापुड़ में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 3 लोग हिरासत में। बीती रात बेखौफ शराब माफिया ने डिप्टी एसपी और उनकी टीम को दौड़ा दौड़ाकर पीटा था। आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 की। और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं गुजरात से। हाल ही में गुजरात बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जारी किए गए एक विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि विज्ञापन में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज है, लेकिन खुद अमिताभ ने इस दावे को खारिज कर दिया है। इंडिया न्यूज ने अमिताभ बच्चन को मोदी सरकार का पूरा विज्ञापन मोबाइल पर दिखाया, जिसे देखने के बाद अमिताभ ने साफ कर दिया कि ये उन्होंने नहीं किया। हमें किया ही नहीं। माय आर्टिस्ट है, हमें किया ही नहीं। माय आर्टिस्ट है, हमें किया ही नहीं। संत आसाराम बापू एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज किया गया है। मध्य जिला के कमला मार्केट थाना में आसाराम बापू के खिलाफ रेप केस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आसाराम बापू पर आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग है। यूपी की रहने वाली पीड़ित लड़की छिंदवाड़ा स्थित बापू के गुरुकुल में 12वीं की छात्रा है। आरोपी के मुताबिक उसका कहना है कि घटना राजस्थान के जोधपुर के पास की है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मामला जोधपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। घटना अगस्त के पहले सप्ताह की बताई जा रही है। आरोपी के मुताबिक उसका कहना है कि घटना राजस्थान के जोधपुर के पास की है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मामला जोधपुर पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। घटना अगस्त के पहले सप्ताह की बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक छिंदवाड़ा गुरुकुल में लड़की की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इलाज के नाम पर झाड़ फूंक और अनुष्ठान का झांसा देकर खुद उसे जोधपुर के पास स्थित आसाराम बापू के आश्रम में भेजा गया, जहां आसाराम बापू ने लड़की का शारीरिक शोषण किया। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे इतना डरा दिया गया था कि उसने घटना के अगले दिन अपने परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। गुरुकुल से लौटने पर उसे सारी बात बताई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। हालांकि आसाराम की प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज किया है। संभव ही नहीं, एकदम गलत बेबुनियाद खबर है और 0 एफआईआर हुई है। जरा इन्वेस्टिगेशन सामने आने दीजिए, नतीजा आप भी देखिएगा क्या है। वहीं जोधपुर स्थित आश्रम के संचालक ने आसाराम बापू पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। ऐसा गलत कार्य होने का तो सवाल ही पैदा, और उनके लिए ऐसा गलत सोचना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और वहीं यूपी से एक बार फिर से गुंडाराज का मामला सामने आया है। यहां हापुड़ के पिलखवा में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। यहां के अतरौली गांव में डिप्टी एसपी समेत कई पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। साथ ही आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की भी पिटाई की गई। पिलखवा के डिप्टी एसपी अमित जिला आबकारी इंस्पेक्टर अजय यादव के साथ छापेमारी के लिए गए थे। कार्रवाई के दौरान शराब माफिया ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से अटैक कर दिया। डिप्टी एसपी अमित नागर के सिर पर चोट लगी है। हमले के वक्त डिप्टी एसपी के गनर फरार हो गए। खनन माफिया के हमले को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने पिलखवा थाने में मामला दर्ज किया है। पूछताछ के लिए पुलिस के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी के एटा में पुलिस और लोगों के बीच जोरदार झड़प हो गई। लोगों के पथराव के जवाब में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गोली से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि गांव वालों के पथराव से एसआई समेत पुलिस वाले जख्मी हो गए। एटा के भरगैन कस्बे में पुलिस किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंची थी। पुलिस ने किसी से पूछे बगैर एक घर की तलाशी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस वालों की लोगों से कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते कहासुनी बवाल का रूप ले गई। समाज सेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के विरोध में पुणे बंद बुलाया गया है। कई संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकालने लगे। इन लोगों ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के खिलाफ बुलाए गए पुणे बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है। हत्या के विरोध में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी, शटर गिरे रहे तो बाजार में सन्नाटा नजर आया। दरअसल समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर पर मंगलवार को 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी। 4 राउंड फायरिंग की गई। एक गोली दाभोलकर के सिर में लगी। उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर दाभोलकर की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने हत्यारों की जानकारी देने वालों को 10 लाख इनाम देने का ऐलान किया। सीएम के मुताबिक दाभोलकर की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार में और कारोबारी समेत 4 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस केस में कारोबारी बजरंग लाल के भांजे की बीवी की अहम भूमिका मानी जा रही है। पुलिस ने इस महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कारोबारी बजरंग लाल, उनके ड्राइवर और 2 नौकरों की हत्या के पीछे एकमात्र मकसद चोरी ही था। पुलिस ने लूटी गई करीब 2 करोड़ के जेवर समेत काफी नकदी की बरामदगी भी कर ली है। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली डॉक्टर वर्णिका पांडे की खुदकुशी केस में नया मोड़ आ गया है। पटना की वर्णिका के मायके वालों ने इसे हत्या का मामला बताया है। परिजनों ने वर्णिका के पति डॉक्टर पारस खन्ना और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पटना की वर्णिका की शादी नवंबर 2012 में डॉक्टर पारस के साथ हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आरोप यहां तक है दिल्ली में ही रहने वाली वर्णिका की बहन को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। दरअसल 13 अगस्त को दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स हॉस्टल में 29 साल की वर्णिका की लाश पंखे से लटकती हुई पाई गई थी, लेकिन वर्णिका की मां का कहना है कि 12 अगस्त को जब वर्णिका से बात हुई तो वो बेहद परेशान लग रही थी। मुंबई समेत दक्षिण भारत को दहलाने की साजिश मुंबई में रची जा रही है। आईबी ने इस बाबत महाराष्ट्र पुलिस को एक टेरर अलर्ट भेजा है। इस अलर्ट में कहा गया है कि इस हमले के लिए पाकिस्तान में आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी श्रीलंका के रास्ते दक्षिण भारत में घुस सकते हैं। इसी साल फरवरी में श्रीलंकाई एजेंसियों ने 3 संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा था। ये तीनों श्रीलंका के पासपोर्ट पर मुंबई और तिरुवनंतपुरम होकर आ चुके थे। मुंबई के दादर स्टेशन को उड़ाने की धमकी महज एक अफवाह निकली। दरअसल एक शख्स ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 को उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने इस सूचना की जांच की, लेकिन खबर अफवाह निकली। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पाकिस्तानी जेल में हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी से मिला करता था। टुंडा ने खुलासा किया है कि इनके लिए जेल में एक कॉन्फ्रेंस रूम था, जहां से वे अपने गुर्गों को आदेश देते थे। खबर है कि पूछताछ में टुंडा ने यह भी बताया कि भारत आने से पहले भी उसकी मुलाकात पाकिस्तान की जेल में हाफिज सईद से हुई थी। पूछताछ में खुलासा करते हुए टुंडा को सद्र कहा जाता था। उसने ये भी जानकारी दी उसके पास नौजवानों की एक ब्रिगेड भी है। टुंडा ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में नकली नोट खपाती है। टुंडा ने बताया कि जाली नोटों का सबसे बड़ा डीलर इकबाल काना आईएसआई से ही भारत की नकली करेंसी लेता है। नकली नोट नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस टुंडा की डीएनए प्रोफाइलिंग और साइको एनालिसिस कराना चाहती है। फिलहाल टुंडा 5 वक्त की नमाज रखता है, जिस दौरान उससे पूछताछ नहीं की जाती। खबर है कि टुंडा को हिरासत में बिरयानी भी दी जा रही है। इससे पहले मंगलवार को आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को और 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड दे दी गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने टुंडा की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिनों की ही मंजूरी मिली। हालांकि मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान अब्दुल करीम टुंडा पर हमला हुआ था। टुंडा पर यह हमला कोर्ट परिसर के बाहर हुआ। घात लगाए बैठे 2 शख्स टुंडा को देखते हुए उस पर झपट पड़े और थप्पड़ रसीद कर दिए। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाए जाने की मन्नत लेकर गुजरात से मुस्लिमों का एक दल जियारत करने अजमेर के गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचा। दल ने गरीब नवाज की मजार पर मखमल की चादर चढ़ाई और अकीदत के फूल पेश किए। गुजरात के शेख अहमद भाई की अगुवाई में यह दल ख्वाजा के दरगाह पर पहुंचा था। इस दल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। मन्नत मांगने गए दल ने मोदी के 3 बार सीएम बनने पर गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने दिल्ली बीजेपी इलेक्शन सेल के संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। सुधांशु मित्तल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। बताया जाता है कि कुछ नेताओं से नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। मीरा राडिया टेप लीक मामले की सुनवाई को देखते हुए उद्योगपति रतन टाटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रतन टाटा समेत कई नेताओं और कॉर्पोरेट प्रमुखों की मीडिया से बातचीत का टेप लीक हुआ था। इसे निजता का हनन बताते हुए टाटा ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
चुनावी घोषणा पत्र में तोहफों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग गाइडलाइंस बनाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने को कहा था, जिसके बाद सभी दलों से चुनाव आयोग ने राय ली थी। बीएसपी को छोड़कर बाकी दलों ने ऐसी गाइडलाइंस का विरोध किया था। लोगों के लिए खुशखबरी है, अब आरटीआई के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और दफ्तरों में अब घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई के जरिए आवेदन दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हालात काबू में है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की जांच रिटायर्ड जज कर रहे हैं। यूपी के निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर केंद्र दखल नहीं देगा। सरकार का कहना है कि दुर्गा ने निलंबन पर केंद्र से अपील नहीं की, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। नीतीश सरकार ने बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को घर खाली करने का आदेश दिया है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। अब 8 पूर्व मंत्रियों को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिशन इलेक्शन के लिए तैयार रहने को कहा। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि अगर इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी तो इसका श्रेय उन्हें मिल सकता है। राजगढ़ जिले में उमा ने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में बढ़त पाती है तो लगेगा कि सीटें उनकी वजह से बढ़ी हैं। कुंडा के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री राजा भैया को डीएसपी हत्याकांड में क्लीन चिट मिलने के बाद कानपुर में समाजवादी पार्टी ने उनके होर्डिंग से पूरा शहर पाट दिया है। पार्टी ने राजा भैया को क्षत्रियों के कुलभूषण के रूप में दिखाया है। हज यात्रियों को हज यात्रा के बारे में समझाने और हज के तौर तरीके बताने के लिए रांची हज हाउस में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों हज यात्रियों के साथ सीएम और राज्यपाल ने भी हिस्सा लिया। यूपी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने 20 विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी। कोयला घोटाले से जुड़ी गायब फाइलों के इंतजार में सीबीआई बैठी हुई है। सीबीआई को 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है और वो गायब 157 फाइलों को लेकर कोयला मंत्रालय के जवाब के इंतजार में है, ताकि रिपोर्ट में इसका जिक्र किया जा सके। कोयला घोटाले की गायब फाइलों पर संसद में हंगामे के बाद बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने सरकार को निशाने पर लिया। सुषमा ने ट्विटर पर लिखा कि पहले प्रधानमंत्री करे घोटाला, फिर कानून मंत्री डाले उस पर पर्दा, कोयला मंत्री कर दे फाइल गायब, यही है कोयला आवंटन का धारावाहिक। खगड़िया हादसे पर चल रही बयानबाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कूद गए। रेल राज्य मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए नीतीश ने कहा कि हादसे के लिए रेलवे जिम्मेदार है। सोमवार को धमाराहाट हॉल्ट पर ट्रेन से कटकर 37 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने खगड़िया हादसे के लिए राज्य सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन इसकी सूचना जिला प्रशासन ने रेलवे को नहीं दी थी। अयोध्या की 84 कोसी यात्रा को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ने लगा है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। प्रवीण तोगड़िया ने भी ट्वीट करके 25 अगस्त से यात्रा शुरू होने की बात कही है। उधर यात्रा पर माहौल गरमाते हुए कीने के बाद फैजाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। संत समाज 25 अगस्त से यात्रा को अयोध्या से शुरू करने पर अड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक की कोशिशों के बाद आज रुपए में कल के मुकाबले थोड़ी मजबूती देखी जा रही है। $1 के मुकाबले रुपया अभी 63 रुपए 15 पैसे पर है। कल रुपया 64 का आंकड़ा पार कर गया था। देश के कई हिस्सों में आज भी भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर मंगलवार को भी रक्षाबंधन मनाया गया। यूं तो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन ये प्यार का अटूट बंधन है और इस बंधन में बंधने के लिए हर कोई तैयार रहता है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दिल्ली में बच्चों ने राखी बांधी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर कई बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी। राजनाथ सिंह ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के मौके पर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ों को राखी बांधी। पेड़ों को राखी बांधकर सीएम ने पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। कानपुर में रक्षाबंधन के मौके पर दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए सामान के साथ प्याज का ऑफर रखा है। यहाँ गद्दा खरीदने पर 1 किलो प्याज मुफ्त दी जा रही है।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी रक्षाबंधन मनाई गई। यहां पर भस्म आरती के बाद महाकाल को चांदी की राखी बांधी गई। इस मौके पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया और विश्व कल्याण की कामना की गई। अजमेर में कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए सभी धर्मों के लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। हिंदू बहनों ने मुस्लिम धर्म के लोगों को राखी बांधी। इस मौके पर लोगों ने ख्वाजा की दरगाह पर राखियां चढ़ाकर अमन और शांति की दुआ मांगी। यूपी के कानपुर में स्कूली छात्राओं ने आईटीबीपी के जवानों को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर घर से दूर जवान इस मौके पर बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ की कोटवा जेल में बंद कैदियों ने भी रक्षाबंधन मनाया। सुबह से ही महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही थी। मेरठ की जिला जेल में कैदियों को भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की छूट दी गई। यहां जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए बहनों की लंबी कतार लगी। जेल प्रशासन ने त्योहार के लिए खास इंतजाम किए थे। यूपी के मऊ जिले में आईटीआई कॉलेज में छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। ये छात्र इस बात को लेकर परीक्षा बहिष्कार कर रहे थे कि परीक्षा में सुविधा शुल्क दिया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नकल नहीं करने दी गई। बिहार के बेगूसराय में नाव हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। यहां मंगलवार को 25 लोगों को ले जा रही नाव एकाएक पलट गई। दर्जन भर लोग पानी में डूब गए, जबकि बाकी को बचा लिया गया। डूबे हुए लोगों में से 8 की लाश मिल गई। झारखंड के जमशेदपुर में बागबेड़ा में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी गांव में घुसा था, जिस वजह से दीवार कमजोर हो गई थी। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की मौतों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं नेहरू अस्पताल में 134 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रशासन बीमारी की रोकथाम करने में नाकाम रहा है। इंदौर के चंदन नगर में हालात बेकाबू हो गए हैं और शांति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कर्फ्यू भी जारी है। कोटा में एक फेसबुक फ्रेंड ने अपनी दोस्त के साथ गैंगरेप की करतूत को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि दूसरा इंजीनियरिंग का छात्र है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहां पर जीआरपी ने दरभंगा से मुंबई जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन से 8 नाबालिग बच्चियों के साथ 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मुंबई के मालाड में देर रात लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। डेड बॉडी की पहचान के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस बीच मालाड से गायब हुए सिख को हिरासत में लिया है। मुंबई के मालाड में देर रात लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। डेड बॉडी की पहचान के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस बीच मालाड से गायब हुए सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम के परिवार ने दावा किया है कि यह लाश विक्रम की है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में इन दिनों एक हाई प्रोफाइल चोर का आतंक मचा हुआ है। लग्जरी कारों में घूमने वाला ये चोर मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड बांटने के बहाने घरों में घुसता है और पलक झपकते ही माल पर हाथ साफ कर देता है। झारखंड के रामगढ़ में एक जंगली हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। गोला थाना के हिसल गांव में यह हाथी रिहायशी इलाके में घुस आया था। बुजुर्ग का शव उठाने गए वन विभाग के कर्मचारियों को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। असम के काजीरंगा पार्क में गैंडों के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर शिकारियों ने 2 गैंडों की गोली मारकर हत्या कर दी। शिकारी एक गैंडे का सींग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक शख्स को हिरासत में लिया है। राजस्थान के जालौर में एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में एकाएक लगी आग को बुझाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस और लोगों की सूझबूझ से आग बुझा दी गई, लेकिन कार का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। मिर्जापुर में खुले आसमान के नीचे रखे सैकड़ों गेहूं के बोरे बर्बादी की कगार पर हैं। करीब 1500 गेहूं के बोरे पंजाब से यहां आए हैं, लेकिन यहां इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ मंदिर पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अलकनंदा के तेज बहाव के कटाव के चलते तप्तकुंड के नीचे की दीवार खोखली हो गई है। मंदिर के पीछे पानी की निकासी वाली सुरक्षा दीवार भी ढह चुकी है। दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंसने से जाम लग गया। यहां 8 फीट चौड़ी सड़क पर करीब 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से एकाएक सड़क धंस गई। खगड़िया के धामरा जैसा बड़ा हादसा पटना में भी हो सकता है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। पटरियों पर से जब ट्रेन गुजर रही होती है, ठीक उसी वक्त लोग पटरियां पार कर रहे होते हैं। खगड़िया रेल हादसे के बावजूद रेलवे प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर दादरी रेलवे स्टेशन पर लोग खुलेआम रेलवे पटरियों को पार करते हैं।
यूपी के अलीगढ़ में भी रेलवे की लापरवाही देखने को मिली। रक्षाबंधन के मौके पर यहां लोग ट्रेन की छतों पर सफर करते नजर आए। लोग हाई टेंशन तारों के नीचे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। खगड़िया रेल हादसे से सबक लेकर रांची से 50 किलोमीटर दूर अंगड़ा इलाके में स्कूल प्रशासन ने बच्चों का ड्रेस कोड ही बदल दिया है। किसी अनहोनी से बचने के लिए स्कूल प्रशासन ने नीले की बजाय ड्रेस का रंग लाल कर दिया है। मुंबई में 2 महीने तक फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाली सुनीता नायक को एक परिवार का सहारा मिल गया है, लेकिन जिस परिवार ने उन्हें सहारा दिया है उसकी दिन भर की आमदनी 100 रुपए से ज्यादा नहीं। सुनीता नायक किसी जमाने में एक मशहूर मैगजीन की एडिटर रह चुकी हैं। नायक के मुताबिक उनके एक कर्मचारी ने पर्सनल अकाउंटेंट के साथ मिलकर साजिश रची और उनकी करोड़ों की संपत्ति हड़प ली, जिसके बाद वो सड़क पर आ गई। उधर फिल्मों और सीरियल के एक्टर आरिफ हुसैन और शेफाली कार में रहकर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। दोनों नोएडा के एक फ्लैट में रहते थे, लेकिन अब उन्हें मकान मालिक ने घर से बेदखल कर दिया है। शेफाली के मुताबिक वो शूटिंग के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। वापस लौटी तो देखा कि मकान मालिक ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। शेफाली का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा मारिया शुगरपोवा कहलाएंगी। नाम चेंज करने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है। दरअसल मारिया एक कैंडी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया ए ने दक्षिण अफ्रीका को ए टीम को मात दे दी। इंडिया ए पारी और 13 रन से जीत गया। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर बने। लगभग 180 करोड़ रुपए की कमाई के साथ धोनी दुनिया के 16वें सबसे अमीर खिलाड़ी भी हैं। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अभिषेक यादव ने दूसरे यूथ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। अभिषेक पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में हार गए। युवा खेलों में प्लेऑफ का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कुश कुमार ने दूसरे एशियाई युवा खेलों के भारत के नाम पहला स्वर्ण पदक किया। पुरुष सिंगल स्क्वैश के फाइनल में कुश ने मलेशिया के मोहम्मद शफीक को हराया। सितंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात व्हाइट हाउस में 27 सितंबर को होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा और दूसरे मुद्दों पर बात होगी। भारतीय मूल के बॉबी जिंदल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। जिंदल अभी लुजियाना प्रांत के गवर्नर हैं और रिपब्लिकन पार्टी के आंतरिक चुनाव में 50% सदस्यों ने जिंदल का समर्थन किया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में नौसैनिक अड्डे पर हुए विस्फोट में नौसेना के 8 स्टाफ जख्मी हो गए। विस्फोट उस वक्त हुआ जब नौसेना के कर्मचारी एक पोत की मरम्मत कर रहे थे। पाकिस्तान में फिरौती वसूलने के लिए तालिबान ने कॉल सेंटर बनाए हुए हैं। लाहौर पुलिस ने एक ऐसे ही कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और वही अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तानी मदरसा आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि पेशावर का गंज मदरसा न सिर्फ आतंकवादियों का समर्थन करता है, बल्कि यहां अलकायदा और लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक इस हफ्ते जेल से रिहा हो सकते हैं। हुस्नी मुबारक पर चल रहे भ्रष्टाचार के आखिरी मामले का निपटारा अगले 1-2 दिन में होने की उम्मीद है। रूस के पूर्वी इलाके में इस वक्त भीषण बाढ़ से लोग परेशान हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। 5,000 घर बाढ़ की चपेट में हैं। 120 सालों में रूस में आई ये सबसे भयंकर बाढ़। पूर्वी रूस में आई भीषण बाढ़ में फंसे 2 भालुओं को राहत बचाव अभियान दल ने सुरक्षित निकाला है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू टीम ने इन 2 भालुओं को लोहे के पिंजरे के जरिए उफनती नदी से बाहर निकाला। भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी अब फिल्में भी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने लिट्टी चोखा नाम की कंपनी बनाई है। जैनत तले वो भारतीय सेना के महानायक रहे अब्दुल हमीद पर हमीद नाम से पहली फिल्म बनाने वाले हैं। अभिनेता आमिर खान की आने वाली फिल्म धूम 3 में रिलीज से पहले ही धूम मचानी शुरू कर दी है। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार 75 करोड़ में बेचे गए हैं। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और फिल्म मद्रास कैफे के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इस बात का इनकार किया है कि फिल्म पूर्व पीएम राजीव गांधी पर आधारित है। फिल्म के प्रोमो में राजीव से मिलते जुलते किरदार को दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर कई कयास लगाए जाने लगे थे। सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।